हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग सेलुलर इंजरी के बारे में देखेंगे और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पैथोलॉजी सीरीज़ का एक चीज़ में हम कोशिश करेंगे कि पूरा पैथोलॉजी आप लोगों को कंप्लीट करवा दें। और इसका जो नोट्स है आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं कि नोट्स का क्या करें। बस आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग आराम से इसको सुनिए वीडियो को, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि पैथोलॉजी कैसे काम करता है, या फिर कोई भी टॉपिक जो है उसको आपको सिर्फ सुन के समझना है। ठीक है, बाकी आप लोग को नोट्स वोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर रिस्पांस आप लोग का अच्छा रहा, मतलब कि ठीक से व्यूज़ या आया तो और कमेंट ठीक रहा कि कंटिन्यू रखने के लिए, तो आगे वीडियो आते रहेगा। नहीं तो फिर मतलब कि मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है कि इतना मेहनत करके वीडियो बनाने का। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है सेलुलर इंजरी में आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले आप लोगों को सेलुलर इंजरी में डेफिनेशन देखना है कि क्या होगा डेफिनेशन सेलुलर इंजरी। तो आपको पहले इससे पहले का वीडियो अगर आप सेलुलर मतलब एडाप्टेशन पे नहीं देखे हैं कि सेलुलर एडाप्टेशन क्या होता है, तो उसको पहले देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो कोई भी तरह का किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस होता है तो उससे क्या होगा, किसी भी तरह का सेलुलर स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले क्या होगा, एडाप्टेशन होता है। क्या होता है, एडाप्टेशन होता है। तो अगर मतलब कि जो सेलुलर स्ट्रेस है वो बियॉन्ड द लेवल ऑफ, मतलब कि एडाप्टेशन के बियॉन्ड अगर चला जाता है कि सेल अब मतलब कैपेसिटी नहीं है सेल का कि एडाप्टेशन वो कर सके, तो उस टाइम क्या होगा कि तो उसके वजह से क्या होता है, सेलुलर इंजरी होता है। ठीक है, अगर सेल कैपेबल नहीं है कि वो एडाप्ट कर सके तो उसके तब क्या होगा, सेलुलर इंजरी होगा। और फिर आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है कि मोस्ट कॉमन काउज सेल इंजरी का क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन काउज जो सेल इंजरी का आपका होता है वो होता है हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, हाइपोक्सिया का मतलब आपका डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आपका पूछते हैं कि जो हाइपोक्सिया जो है, हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन काउज क्या है, तो हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन काउज जो है आपका वो इस्चेमिया होता है। अब इस्चेमिया का क्या मतलब है, इस्चेमिया का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो अगर तो आप लोग से भाई भाई पूछा जाए कि ब्रोडर टर्म में कौन बड़ा है, आपका इस्चेमिया या हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया ज़्यादा है, क्योंकि नहीं इस्चेमिया ज़्यादा होगा क्योंकि इस्चेमिया में पूरा ब्लड ही कम होता है, जबकि आपका हाइपोक्सिया में सिर्फ ऑक्सीजन कम मिलता है टिश्यूज़ को। ठीक है, अब डेफिनेशन जानने के बाद आप लोगों को जो दूसरा कुछ पढ़ना है वो क्या है, डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ने के बाद आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइप ऑफ सेल इंजरी, कि कितने टाइप के सेल इंजरी होते हैं। तो ठीक है, आप वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोग को सेल इंजरी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेल, मेनली आपको दो सेल इंजरी में आपको दो पढ़ना है। एक तो आपका हो जाएगा रिवर्सिबल इंजरी और दूसरा हो जाएगा इरिवर्सिबल इंजरी। ठीक है, मेनली दो ही होता है। और तीसरा जो है फ्री रेडिकल इंजरी। अगर वीडियो लंबा ना हुआ तो हम इसी में इसको एक्सप्लेन कर देंगे फ्री रेडिकल इंजरी, अदरवाइज इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो पहले रिवर्सिबल इंजरी पे आ जाते हैं। तो रिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा आपका, रिवर्सिबल इंजरी जो होता है वो बेसिकली जो होता है ट्रांजिएंट स्टाइमुलस की वजह से होता है, मतलब ट्रांजिएंट स्ट्रेस का। अब ये ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है, ट्रांजिएंट का बेसिकली मतलब होता है कि जो ये स्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा। कितने टाइम के लिए होगा, शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े टाइम के लिए होगा, कम देर के लिए होगा। तो क्या होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है वो कम देर के लिए होता है, तो अगर हम लोग ये जो स्ट्रेस है अगर उसको हम लोग हटा दें तो ये जो सेल है ना वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में जा सकता है। नॉर्मल स्टेट मतलब जैसे पहला था वैसे नॉर्मल बन सकता है सेल। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इंजूरियस स्टिमुलस को हम लोग हटा दें तो सेल जो है वो नॉर्मल बन सकता है, अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अगर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर्सिबल इंजरी का तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी का। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का मैकेनिज्म जो है, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, इस्चेमिया होगा। किसी भी स्ट्रेस की वजह से अगर आपको इस्चेमिया हो रहा है, मतलब ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा टिश्यूज को। तो हाइपोक्सिया जब भी ऑक्सीजन कम होगा तो जो फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको ऑक्सीजन का जरूरत होता है। उसके वजह से क्या होगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगा। अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगा तो आपका क्या है, आपका जो एटीपी सिंथेसिस है ना, जो एटीपी बनता है, एटीपी का नंबर कम हो जाएगा। तो एटीपी का नंबर कम होने से आपको दो चीज़ें इंपैक्ट करेगा। एक तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो काम नहीं करेगा, और दूसरा कैल्शियम जो है वो मतलब कैल्शियम बढ़ जाएगा। कहाँ पे, सेल के अंदर। कि मतलब कि अगर कोई सेल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है आपका, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है
वो कैल्शियम मतलब कि यहाँ इसका परमेबिलिटी होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो अगर जब भी एटीपी सिंथेसिस कम होता है ना, तो क्या होगा, उसके वजह से जो मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है। जब मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी खत्म हो जाएगा तो ईजिली जो है ना कैल्शियम अंदर जाएगा, कहाँ, सेल के अंदर, जिसकी वजह से कैल्शियम क्या है, बढ़ जाएगा सेल के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम जो है एक्टिवेट करता है किस चीज़ को, ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज को। और फॉस्फोलाइपेज का काम क्या है, फॉस्फोलाइपेज का काम है फॉस्फोलिपिड को तोड़ना, ये फॉस्फोलिपिड को तोड़ता है, ठीक है। अगर फॉस्फोलिपिड, और आपको पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन किस पे बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बना हुआ रहता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है उसके वजह से सेल मेम्ब्रेन को डैमेज होगा, जिसके वजह से लास्ट में आपको क्या बनता है, माइलिन फिगर बनता है। माइलिन फिगर क्या है, माइलिन फिगर जो है वो अनियन लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए ऐसे जो पील पील बनता है ना, ऐसे अनियन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके उसका अगर डेफिनेशन पूछे तो ये जो है बेसिकली फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम से बना हुआ है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड लैमिलेटेड फिगर्स होता है, ठीक है। तो ये एक आपका माइलिन फिगर पे अगर पूछे तो आप यहाँ वाइवा में आप बता सकते हैं। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, आप इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि मेन जो है आपका ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पे ही आपका आएगा। तो यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस कम होता है तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप नहीं काम करेगा। और आपको पता होगा कि नॉर्मली जो नॉर्मल सेल में है वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जब एटीपी जो रहता है तो सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर जाता है। और जहाँ सोडियम जाएगा वहीं पे वाटर जाता, याद रखिएगा। जब भी इंजरी होगा तो आपको बोले क्या, एटीपी कम होगा। तो इंजरी में अगर एटीपी कम है तो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका क्या है, सोडियम अंदर जाएगा। सोडियम कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। क्योंकि सोडियम सेल के अंदर जा रहा है, उसके पीछे पीछे क्या जाएगा, वाटर जाएगा। और उसके पीछे पीछे अगर वाटर जा रहा है तो क्या होगा, जो सेल नॉर्मल ऐसा था वो आपका सेल बड़ा होकर फुल जाएगा। क्या होगा, बड़ा होकर स्वेल कर जाएगा, स्वेलिंग, सेलुलर स्वेलिंग जिसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल ऐसा सेल था वो आपका सेल जो होता है वो स्वेल कर गया, ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया है, ये थोड़ा बड़ा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सेलुलर स्वेलिंग होगा, ठीक है। और इसको आप एक और आप लोग टर्म सुने होंगे, मेम्ब्रेन ब्लेब। तो मेम्ब्रेन ब्लेब क्या होता है, तो इस तरह का जो आउट प्रोट्रूडिंग हो रहा है ना, इसको हम लोग मेम्ब्रेन ब्लेब बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग डायग्राम भी देखेंगे जो रॉबिन्स पैथोलॉजी में दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां से भी देख लेंगे। तो सबसे पहला साइन अगर आपको पूछे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, तो सबसे पहला, क्योंकि अगर वाटर अंदर आएगा सेल के तो वहां पे क्या होगा, सेलुलर स्वेलिंग होगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ एमसीक्यू पूछते हैं आप लोगों को कि क्या हर तरह के इंजरी में सेलुलर स्वेलिंग होता है, तो नहीं, हर तरह में नहीं। एपोप्टोसिस अगर हो रहा है तो एपोप्टोसिस में सेल स्वेलिंग नहीं होता है, सेल श्रिंकेज होता है। तो एपोप्टोसिस का फर्स्ट साइन क्या होगा, एपोप्टोसिस का फर्स्ट साइन जो होता है वो सेल श्रिंकेज होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट साइन जो रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको मिलता है वो क्या मिलता है, वैक्यूलर डीजेनरेशन और एक हाइड्रोपिक चेंज। हाइड्रोपिक चेंज क्यों होता है, वही जो पहला बोले आपको, क्या होता है वहाँ पे सेलुलर स्वेलिंग जो बोले, तो उसके वजह से ही आपका वाटर जो एक्यूमुलेट करता है, तो उसी के वजह से हाइड्रोपिक चेंज होता है। और जो वैक्यूल, सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल बन जाते हैं जिसमें वाटर एक्यूमुलेट रहता है, ठीक है, जिसको क्लाउडी स्वेलिंग भी बोलते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है आप लोग को मिल जाएगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ऑफ द किडनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मली आप लोग किडनी का वो इमेज लगाने इसमें भूल गए, तो नॉर्मल किडनी का जो ट्यूब्यूल देखिएगा वो इतना नहीं, पतला पतला होता है, ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। जबकि यहाँ पे देखिए ये जो थिकनेस है ना, ये इंक्रीज कर गया, यहाँ पे वाटर पानी भर गया, ठीक है। तो ये जो थिकनेस है ये इंक्रीज कर गया पानी की वजह से, वाटर मतलब वाटर एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपको बोले थे जो डायग्राम है, ये डायग्राम है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं तो ये आप लोग डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो कि ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मल सेल में आप देख सकते हो ये क्या न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम लगा हुआ है। ये बिंदी बिंदी जो है आपका जो पॉइंट है ये क्या है, मतलब कि राइबोसोम्स है, ठीक है। तो ये जब नॉर्मल मतलब रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा तो आपको बोले क्या, पानी अंदर आएगा, तो उसके वजह से आप देख सकते हो सेल क्या होगा, स्वेल कर गया है। सेल क्या हो गया आपका, स्वेल कर गया है, ठीक है। सेल आपका स्वेल कर गया है। और आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि ये देखिए, ये जो है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फूल गया है, यहाँ पे देखिए जो है, और यहाँ देखिए स्वेल कर गया। और एक क्या होगा, जो राइबोसोम है, राइबोसोम का डिटैचमेंट होता है। क्या होता है आपका, राइबोसोम का डिटैचमेंट होता है, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। और माइलिन फिगर आप देख सकते हो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन गड़बड़ाया है तो माइलिन फिगर बन रहा है। साथ में आप लोग को बोले जो प्रोट्रूड होगा उसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन ब्लेब फॉर्मेशन। तो ये डायग्राम जो रॉबिन्स का है ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, तो पहला साइन आपको क्या मिलेगा, पहला साइन आप लोगों को सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगा। दूसरा हाइड्रोपिक चेंज मिलता है, ठीक है। तीसरा में ऑर्गेनेलिस में क्या चेंज मिलता है, तो ऑर्गेनेलिस में चेंज आपको सबसे पहले जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्वेलिंग मिलेगा, जो आपको अभी भी दिखाएं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए ऐसा है, तो ये देखिए यहाँ पे स्वेल करके। दूसरा क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, इसके बाद आप लोगों को, एक मिनट,
तो दूसरा यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम डिटैच कर जाएगा, मतलब जो यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है वो अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग हो गया, आप लोग दिख रहा है, ठीक है। अब जो राइबोसोमल डिटैचमेंट है, राइबोसोमल डिटैचमेंट की वजह से क्या होता है, आपका जो राइबोसोम होता है, आपको पता है राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा। वही अगर प्रोटीन कम होगा तो क्या होता है, फैट सिंथेसिस बढ़ जाता है, तो फैटी चेंज होगा और लिपिड सिंथेसिस बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग मिलेगा, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में स्मॉल एमरफस डेंसिटीज मिलेगा, ठीक है। और क्या है आपका, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हाइपोक्सिया चल रहा है, ऑक्सीजन कम है, और हाइपोक्सिया है और ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस तो यहाँ पे हो नहीं सकता, इसलिए क्या होता है आपका यहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों को पता है क्या होगा, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, तो लैक्टिक एसिडोसिस, अगर एसिड बढ़ा है तो पीएच कम हो जाएगा, इसके वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है उसका क्या होगा, कम क्लम्पिंग होगा। तो इसी के साथ आपका जो है यहाँ पे आप लोग, एक मिनट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रिवर्सिबल, तो ये सेल इंजरी का डेफिनेशन हो गया, टाइप्स ऑफ सेल इंजरी हो गया, और यहाँ मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी हो गया। तो यहाँ पे मैकेनिज्म आप देख सकते हो, और ये एनारोबिक, ये सब चेंज है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या क्या चेंज आता है। अब कुछ एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले एक एमसीक्यू बनता है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कौन सा इफेक्ट होता है सेल इंजरी में, तो सबसे माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक जो इफेक्ट होता है सेल इंजरी में। दूसरा, रिवर्सिबल सेल इंजरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, वो है सेल स्वेलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, माइलिन फिगर के बारे में याद रखिएगा, माइलिन फिगर रिवर्सिबल में ही नहीं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मिलेगा। दूसरा, ये कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, इसको माइलिन फिगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये माइलिन की तरह दिखता है। अब आ जाइए इरिवर्सिबल सेल इंजरी पे। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में पर्टिकुलरली जो है आपको मतलब कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्यों मिलता है, परसिस्टेंट स्टिमुलस की वजह से होता है। और परसिस्टेंट स्टिमुलस जो का मतलब क्या होता है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, अगर जो स्ट्रेस है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा तो उसको हम लोग इरिवर्सिबल इंजरी होगा। तो इरिवर्सिबल इंजरी में पर्टिकुलर दो चीज़ होता है, ठीक है, दो चीज़ क्या क्या होता है, तो दो चीज़ आपको, एक चीज़ मिलेगा क्या, मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन मिलेगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन का डिस्फंक्शन मिलेगा, और दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन में क्या होगा आपका, तो मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन में किसी भी तरह का जो मतलब कि परसिस्टेंट इंजूरियस स्टिमुलस होगा, उसके वजह से सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपना परमिएबिलिटी लूज कर देगा, सेल मेम्ब्रेन जो है अपना परमिएबिलिटी लूज कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, क्योंकि अब सेल जो है वो परमिएबल नहीं है, तो अंदर कैल्शियम आएगा, ठीक है, कैल्शियम आएगा, तो जो कैल्शियम बढ़ जाएगा, इंट्रासाइटोसैलिक कैल्शियम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए कि अगर कैल्शियम बढ़ता है सेल में तो क्या होगा, तो कैल्शियम अगर सेल में बढ़ता है तो वही, तो ये तो आपको रिवर्सिबल में ही बता दिया कि फॉस्फोलाइपेज बढ़ेगा, फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से फॉस्फोलिपिड डैमेज होगा और माइलिन फिगर बनेगा। वहीं पे ये एंडोन्यूक्लियस, ये जो है आपका एंडोन्यूक्लियस को भी मतलब कि एक्टिवेट करता है, डीएनएस को भी, ये दोनों मिलकर डीएनए डैमेज करेगा, ठीक है। डीएनए डैमेज की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चेंजेस होगा, और न्यूक्लियर चेंजेस में क्या मिलेगा आपको, पिक्नोसिस मिलता है, कैरियोरेक्सिस मिलता है, और कैरियोलाइसिस मिलता है। ये तीनों को हम डिटेल में अभी थोड़ा देर में ही जानेंगे। अब और क्या होता है, ये आपका प्रोटीएस, एक मिनट, प्रोटीएस को भी एक्टिवेट करता है, किसको, प्रोटीएस को भी एक्टिवेट करता है। और प्रोटीएस क्या करता है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन जो है उसको तोड़ देता है, तो साइटोस्केलेटल प्रोटीन अगर टूटेगा तो सेल का आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। और क्या, जो कैल्शियम जब बढ़ेगा तो आपका एटीपीएस एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से एटीपी डिक्रीज हो जाएगा, एटीपी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और आपको बोले थे कि माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन भी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन में क्या होता है, लार्ज फ्लोकुलेंट, तो माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होगा, यहाँ पे एमरफस डेंसिटीज बनेगा, क्या बनेगा, एमरफस डेंसिटीज, जो कि लार्ज होगा, फ्लोकुलेंट होगा। और ये, हाँ, एक चीज पूछा जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डेंसिटीज़ है, एमरफस डेंसिटीज़ जो होता है ना, ये आपको दोनों में मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको सिर्फ रिवर्सिबल में मिले या इरिवर्सिबल में। तो एमरफस डेंसिटी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में होता है, बस डिफरेंस क्या है, जो रिवर्सिबल इंजरीज में होता है वो स्मॉल एमरफस डेंसिटी होता है, और इरिवर्सिबल में लार्ज फ्लोकुलेंट एमरफस डेंसिटीज होता है, ठीक है। अब आपको हम बोले थे कि न्यूक्लियर चेंज को हम इन डिटेल जानेंगे, तो न्यूक्लियर चेंज को इन डिटेल में हम लोग देख सकते हैं। तो न्यूक्लियर चेंज में इन डिटेल क्या होता है, तो न्यूक्लियर चेंजेस क्या होता है, जो ड्यू टू डीएनएस की वजह से जो है, डीएनएस की वजह से न्यूक्लियर डैमेज होता है, जो कि सीक्वेंशियल चेंज है। तो सबसे पहले होता है पिक्नोसिस होता है, तो पिक्नोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन होता है। तो नॉर्मली देखिए सेल ऐसा होता है, ठीक है, एक मिनट,
सेल होता है ऐसा, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है, ठीक है। क्रोमैटिन जो होता है आपको पता है कि ये एक मतलब फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जो क्रोमैटिन जो खुला हुआ है ये क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन होगा, ये क्लम्प कर जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन होगा और जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक कर जाएगा। ये इतना बड़ा न्यूक्लियस है, ये छोटा न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लम्पिंग मतलब क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन होगा और श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस होगा। दूसरा कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस का मतलब है न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलेगा। जो एक न्यूक्लियस है वो फ्रैगमेंट में टूट जाएगा, ठीक है। ये जो बड़ा न्यूक्लियस है ये आपका फ्रैगमेंट में यहाँ पे टूटने शुरू कर जाएगा, ठीक है। और लास्टली जो कैरियोलाइसिस का मतलब, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और लाइसिस का मतलब जो टूटेगा, ठीक है। टूटेगा तो यहाँ क्रोमैटिन का टूटना होगा और डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस होगा। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पे आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इंजरी खत्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्री रेडिकल इंजरी देख लेंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।